सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर है। मरियम नवाज क्यों खसूसन चीफ जस्टिस को और 2 जजेस को क्यों टारगेट कर रही हैं? मकसद ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। जो खान साहब की अहलिया हैं उनके ऊपर मरियम नवाज मुसलसल इल्जामात आयद कर रही हैं, इसलिए बुशरा बेगम ने यह फैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज को भेजा जा रहा है, फौजदारी मुकदमा दायर कर रहे हैं। ये हमारे हमसाये में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी है, एक नहीं 100 दफा प्रोसीडिंग्स दें। मेरी आपसे इस्तदा है जनाब स्पीकर के आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजे, हमें भी हिसाब दिया जाए। हमने बहुत हिसाब दिए हैं। यहाँ पे असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, एक हाउस कमेटी बनाई जाए। जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत का, यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का, आइन की एब्रोगेशन जो है 4 सफा जो है उसका हिसाब ले। ये अपने पुरखों का हिसाब दे ना, हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं। 15 आदमियों में सलूक नहीं है, हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, ये ट्रेसपास है। वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें, अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का नतीजा बहरहाल पूरी पाकिस्तान पूरी कौम ये जानती है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह कि अपोजिशन की तरफ से भी इजहार किया जा चुका है, यानी पीटीआई की तरफ से, और गवर्नमेंट के भी तमाम वज़रा अब तक इजहार ख्याल कर चुके हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद पूरी कौम इन मुज़ाकरात की तरफ देख रही है और एक ख्याल है कि शायद सियासतदान कोई दरमियान का रास्ता निकाल लें। अब कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता वो तो जाहिर है हम आज के शो में डिस्कस भी करेंगे और जाहिर इंतजार भी करेंगे कि शायद अंदर से कोई अच्छी खबर निकल आए। लेकिन मुझे यूं महसूस होता है कि शायद कोई खबर अच्छी वहां से ना निकल सके और आज ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो जाए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के दरमियान जो लड़ाई है, जो टकराव है, वो बढ़ता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज कौमी असम्बली के स्पीकर साहब को खत लिखा गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप 5 अप्रैल का, 6 अप्रैल का, 10 अप्रैल का और 17 अप्रैल का, 26 अप्रैल का और 27 अप्रैल की जो कार्रवाई है कौमी असम्बली की, उसकी तहरीरी रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई जाए। और इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब का ख्यालात आपने सुन लिए। उन्होंने ये कहा है कि स्पेशल कमेटी बननी चाहिए जो जजेस का जो कॉन्टेक्ट है उसके ऊपर भी गौर करे और उनसे भी कुछ ना कुछ हिसाब मांगा जाए। और साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने रजिस्ट्रार से कहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स है उसे लेकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आए और अगर रजिस्ट्रार नहीं आएंगे तो फिर शायद उनकी गिरफ्तारी का आर्डर जारी कर दिया जाएगा। तो एक टकराव है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट के अंदर और यूं महसूस होता है कि अब दोनों इदारों में से किसी एक इदारे की कैजुअलिटी हो जाएगी। अब इस कैजुअलिटी का पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी है, आमर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी है, मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी। मसला ये फरमाइएगा सर, ये कोई मुज़ाकरात में अब कोई दम है, कोई चांस है कि इसमें से कोई अच्छी खबर निकल सके? शुक्रिया जॉय साहब। देखिए, पिछले 2 राउंड हुए थे, उस राउंड के बाद जो ये लोग आए हैं तो इनके रवैये तो बहुत मुस्बत थे। अभी भी बहुत ही गार्डेड बोलते हैं जो लोग मुज़ाकराती मां सिवाय फवाद चौधरी साहब के। महमूद कुरैशी भी बहुत संभल कर बोलते हैं, इवन ख्वाजा साद रफ़ीक और नवीद कमर भी, उनसे जब बात करो तो वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सी चीज़ें अंदर ऐसी हुई हैं जिसमें एक दूसरे का एतमाद बहाल हुआ है। लेकिन हमें जो बाहर की फ़ज़ा नज़र आती है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें जो हैं दोनों तरफ, वो इन मुज़ाकरात को कामयाब होता नहीं देखना चाहती। और ये क़ुव्वतें जो हैं विद इन पीडीएम भी हैं, ये क़ुव्वतें विद इन पीटीआई भी हैं, और वो दोनों चाहते हैं कि किसी तरह ये मुज़ाकरात जो है डेडलॉक क्या ख़त्म हो जाए। और जो फ़ज़ा पिछले 2 दिन में नज़र आई है उससे तो अब उसमें कोई मुआवजा हो जाए तो अलग बात है, वरना तो लगता नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। लेकिन ये कि मुज़ाकरात हुए, अगर आज जो मुतालबात हैं वो उसमें सख्ती बहुत है। इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि 14 मई से पहले असम्बलियां तोड़ें
और जुलाई के अंदर इलेक्शन करवाएं, और वो बड़े उनके अंदर बड़ी क्लैरिटी है इस इशू पे, और बल्कि उन्होंने अपनी जो टीम है उसको ये कह भी दिया है कि हमारा मुतालबा यही है। और दूसरी तरफ से जो पीडीएम है वो ये कह रही है कि सितंबर में हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, 23 सितंबर या 30 सितंबर, और गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो दोनों तरफ से मेरा ख्याल है बेलचक सा रवैया है, तो अब दरमियान की गुंजाइश नहीं है। नहीं, देखिए सीधी सी बात ये मुझे नहीं समझ में आता इमरान खान क्यों गैर जरूरी तौर पे चीज़ों को उस तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, पीडीएम का एक सख्त मतलब उस लिहाज से आप कह लें कि पीडीएम को फियर है कि अगर इलेक्शन जो है वक्त पे हो जाएंगे तो वो हार जाएंगे। उनके अंदर खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर ये खौफ है कि अगर 90 डेज में इलेक्शन हो जाते हैं तो वो हार जाएंगे। जाहिर अब 90 डेज का मसला तो खत्म हो गया। लेकिन इमरान खान क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं मई पे, ये भी समझ में नहीं आता कि अगर इमरान खान के लिए तो ये भी बेहतर रास्ता है किसी वक्त भी आप इलेक्शन करा लें। इमरान खान को तो चाहिए वो ये कहे अच्छा चलिए आप आ जाए सितंबर। इमरान खान क्यों चाह रहे हैं कि जो है वो जाए, तो उन्होंने लेकिन वो मेरा ख्याल मतलब शायद वो सितंबर फिनोमेना है कि प्रेसिडेंट साहब रिटायर हो जाएंगे उस वक्त तक, और चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, तो शायद इमरान खान साहब चाहते हैं कि उन्हीं के होते हुए इलेक्शन हो जाए। देखिए प्रेसिडेंट का तो सच कोई उतना अमल दखल नहीं है। हाँ, अगर चीफ जस्टिस भी हो जाए, अगर आपको ये यकीन है कि पब्लिक सपोर्ट आपके साथ है, आपको ये यकीन है कि ये पूरी जो आप 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे, यही दावे हैं ना, आपको ये यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आप स्वीप कर जाएंगे, तो फिर किस चीज़ का खौफ है? क्या आप समझते हैं कि आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में इलेक्शन हो तो आप ज़्यादा सेफ हैं? आप समझते हैं कि बंदियाल साहब की मौजूदगी में हो तो आप ज़्यादा सेफ हैं? इसका मतलब ये है कि आपको लोगों पर वो एतमाद नहीं है। इसका कि लोग जब निकलेंगे तो लोगों के आप अगर फ़र्ज़ करें कोई बिल्कुल आपकी बाजी पलट दे तो आपके पास फिर भी ऑप्शन एहतजाज का रहता है। अब मेरे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं समझ में आता कि इसके नतीजे में, क्योंकि इस वक्त एक अनारकी है, इस वक्त बिल्कुल देखिए अनारकी क्या होती है जब कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब अपनी अपनी करते हैं। इस वक्त एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। आप सुप्रीम कोर्ट उठा लें, आप पार्लियामेंट उठा लें, आप बाकी जगहें जाके देख लें, आप इमरान खान कभी बाहर निकलते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं, कभी अब वो फिर लॉन्ग मार्च और धरने की, तो या तो वो एक मर्तबा तैयब अर्दगान बन के दिखाएं और या फिर अरब स्प्रिंग। लेकिन वो जाहिर है उसके लिए उनको गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। मतलब वास्तव ये बाहर बैठ के तैयब अर्दगान नहीं बना जा सकेगा। मुझे आमर इलियास राना साहब की तरफ जाना, राना साहब ये फरमाइएगा, अपना दो ही ऑप्शन बचते हैं अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, या फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान करे, जो सारे सियासतदान, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि इनका काम पंचायत नहीं है, इनका काम है फैसला करना, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी, या फिर इमरान खान साहब के बकौल सड़कें फैसला करेंगे। देखें, वो मदर साहब कह रहे थे तैयब अर्दवान बना था जब उसने डिलीवर किया था, यहाँ बना था नवाज शरीफ जिसने डिलीवर किया उसे उठा के फेंक दिया। 2018 में उसे यकीन था कि उसे वोट मिलेंगे और मिले थे, लेकिन फौजी क्या था, अंदर भी थे, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी थे, और जो पोलिंग एजेंट से उन्हें कहा गया कैमरा मोबाइल नहीं लेके आओगे। फिर जो ठप्पे लगे उसने अवामी रद्द अमल जीरो कर दिया ना, कि जी जो वोट आए थे वो तो चले गए कहीं और। ये बिल्कुल सामने आ गई बात। आज आप तैयब अर्दगान के लिए अवाम निकली थी और मियां नवाज शरीफ के लिए अवाम नहीं निकली। वैसे काम करने की बुनियाद पे आप आगे निकले, उसको फिर यहाँ की मतलब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, वो ऐसे नहीं आ गया आईनी तरमीम ऐसे नहीं होगी। वहां पे मेहनत किया ना मुसलसल, लग लग के मेयर से लेकर और अब तक पाकिस्तान के अंदर उसने डिलीवर किया है। उसको आप माने मैं ना मानूं, लोग मानते हैं कि वो उसने काम किया है। बाकी इमरान खान साहब 4.25 साल काम कर लेते, इनसे ज्यादा फौज का ताउन, अदलिया का ताउन किसी को मिला? कभी नहीं मिला। हर तरह से मीडिया को भी कहा गया कि इनके साथ जरा 6 महीने हल्कात रखे, 1 साल रखे, और वो कहा नहीं गया, उस पर अमल भी कराया गया। तो आज जब इमरान खान साहब फिर धमकी दे रहे हैं, वो अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि 25 मई का भी मुझे बाजवा का बल्फ था कि वो नहीं देने थे, हालांकि वो बिल्कुल क्लियर थी कि इलेक्शन आ रहे थे। जब इन्होंने धमकी लगाई नहीं मिली। मुझे आज 19 मई को तो गवर्नमेंट खत्म हो रही, मतलब वो शहबाज शरीफ ने जाना था और तोड़ देनी थी, लेकिन वो धमकी दी, रुके भी सही। मुल्तान में कहा कि मुझे किसी ने कोई मैसेज दिया है, और पेशावर पहुंचे और फिर धमकी दे दी 25 मई के मार्च की। ठीक है, 26 नवंबर को वो फौजी हुक्मरान मर्जी का लगवाने आए थे, नहीं लगवा सके।
ये जो अब फिर इस टाइमिंग पे आके मैं बड़ा खुश हूं कि अगर सियासतदान आपस में बैठ के जो अभी ये चल रही है कहानी, पीटीआई और पीडीएम आपस में मिल लें और ये कोई फैसला निकाल लें ना, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा, जो भी नतीजा ये अगर आपस में निकाल लें। लेकिन ये जो धमकी है ना कि अगर 14 मई तक नहीं तोड़ी तो हम, मेरा ख्याल है इस बुनियाद पे मुज़ाकरात टूट सकते हैं कि आपको लचक दिखानी चाहिए, रास्ता लेना चाहिए। 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहे, उनको भी पता लग गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि 14 मई को आप कौमी असेंबली और 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दें ताकि अगले 3 महीने में इलेक्शन हो जाए। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी इस धमकी वाली गुफ्तगू को कुछ मेरा ख्याल है मौकूफ करना चाहिए, अपने जो सेन एलिमेंट हैं उनको रास्ता देना चाहिए। फवाद चौधरी की ड्यूटी है ना कि उन्हें बोलना है, वो नैब पे बोलते हैं, जैसे मरियम नवाज की अपील है, भाई मरियम नवाज की अपील ही कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, किस चीज की अपील है? 1100 अरब रुपए पे वो बात नैब का केस तो है ना, नहीं जी वो खत्म हो चुका होगा, क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब, उसकी कोई अपील नैब ने नहीं की, वो हतमी तौर पर बरी हो चुकी है। नैब के कवानीन में जो तरमीम थी जी जी उनके खिलाफ 1100 अरब रुपए, एक तो अपने 4.25 साल में वो नहीं कर सके। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट आज बहाल कर दे नैब का पुराना कानून, 90 दिन में कौन अंदर होगा? 90 दिन के लिए उसमें 2-2 साल तक जमानतें नहीं होंगी क्या? पीएमएलएन, पीटीआई, ये पीडीएम ने सबने और पीपल्स पार्टी ने नहीं भुगती, ये शुक्र पड़ेगा इसीलिए बहाल भी चीफ जस्टिस बहाल नहीं कर रहे, वरना ये जो अभी 2-2 दिन में जमानतें हो रही है ना, केस होता है और जाने से पहले वहां से जमानत हो जाती है, ये फिर वो किस तरह अदालतें बराबरी करती फिरेंगी? 2 साल सुनते नहीं मिली, मतलब वो कमाल जमानत है कि वो तमाम केसेस जिनका चौधरी परवेज लाई साहब को पता भी नहीं, उनमें भी जमानत, मतलब ये एक ब्लैंकेट जमानत है ना। तो यही वो सहूलतकारी है जिसपे पीडीएम मरियम नवाज बोलती हैं, फिर जजेस कहते हैं। ये हर हुक्मरान जमात हो, अपोजिशन जमात हो, सब ने ये अपने अपने दौर में यही काम किया। 9 अप्रैल को जब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था असेंबली की बहाली का, तो पीटीआई ने क्या किया था? चौधरी साहब आप और हम भूल गए, इन जजों के हुआ था और इसी गवर्नमेंट ने जश्न मनाया। आज रिवर्स हो गया ना, तो ये हमारा फैसला है, अब भी यही है कि रास्ता ले लें। काज़मी साहब ये फरमाइए अब हल क्या है सर? कि देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर तो बहुत, आज देखें ना जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से 3 रिक्वेस्ट की गई थी, 3 की 3 जज साहब ने उसी पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, ना फुल कोर्ट बन सकता है, ना 7 सीनियर 3 जजेस के ऊपर बन सकता है, और तीसरी जो है उन्होंने कहा कि ये भी नामंजूर है, कुछ भी नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक पोजीशन है, फिर पार्लियामेंट हाउस की तरफ से अपनी एक पोजीशन है। आज तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि जनाब नहीं हम देते, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब नूर आलम साहब कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रार को गिरफ्तार करवा देंगे। तो इस हल क्या है, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अब देखिए, जहां तक अगर हम पार्लियामेंट से शुरू कर लें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज तकरीर की और जज साहिबान के हवाले से काफी तनकीद की और कहा कि आइन की हदूद में रह के काम करें, और काफी स्पेशल कमेटी बननी चाहिए। हाँ, काफी ख्वाजा आसिफ साहब ने जज साहिबान के ऊपर अदलिया पे तनकीद की। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं कि कुछ बरस पहले तक इसी पार्लियामेंट के अंदर एक और इदारे के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि इन्होंने हड्डियों से खून और पता नहीं गोश्त भी नोच लिया। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब मुशर्रफ के दौर में था, नहीं जिस दौर में भी था, मैं यही ख्वाजा आसिफ हैं, यही पार्लियामेंट है, और मैं यही आपको बता रहा हूं कि इनके जो वो नुक्ता नजर है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। जिधर से भी इनको लगता है कि शायद हमारे हक में कोई चीज नहीं आ रही, बदलता है, नहीं वो सबका बदलता है, पर मसला ये है ना कि इन अभी इमरान खान साहब ने आज भी देखा जनरल बाजवा के बारे में जो जिन ख्यालात का इजहार किया वो तो दिनों में बदल रहा है, सबका बदलता है, सबका बदल रहा है। पर मसला ये है कि इस वक्त इक्तदार के मजे ये लोग लूट रहे हैं, जो अपोजिशन में हम उस पर क्यों कंसंट्रेट करें? जो इक्तदार में बैठे में, पहले जरा उधर से तो शुरू करें ना, ताकतवरों से शुरू करें ना, उनके ऊपर तो बाद में आ जाएंगे जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने इसी पार्लियामेंट के अंदर दीगर इदारों के हवाले से जो तकारीर की वो भी ऑन रिकॉर्ड पे। बाकी मसला ये है कि जो जिस तरीके से जमानत मिली परवेज इलाही साहब को, उसकी अगर कोई नजीर नहीं मिलती तो जैसी कार्रवाई हुई, जैसी बख्तरबंद जमहूरियत गई है उनके गेट में, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने गेट तोड़ा, क्या वह उसकी कोई नजीर मिलती? अब देखें ना, जो वजीर आला ना सर वहां पे केयर टेकर, वो चौधरी परवेज इलाही साहब के इंतहाई करीबी अजीज है। जो उनकी हमशीरा है चौधरी परवेज इलाही साहब, वो हमशीरा जो है ना, उनकी एक साहबजादी जो है वो सालेक इलाही साहब के साथ ब्याही हुई है, और दूसरी जो साहबजादी है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ ब्याही हुई है। तो ये तो रिश्तेदारियों का मसला था। नहीं, मसला ये है कि ये कोई रिश्ते का मसला तो नहीं था ना, यहाँ पे तो मसला ये है खानदानी लड़ाई है भाई। नहीं, खानदानी नहीं, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदार हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब ने उनका नाम भी आज लिया। पर प्रॉब्लम ये है कि ये कोई वहां पे कोई खानदानी इशू तो नहीं था ना, वो एक वजीर आला है, एक सूबे के वजीर आला है, वहां की इंतजामिया ने जो कार्रवाई की वो सबके सामने है। दूसरी बात देखें कि जो मसला ये है कि हमने अपने वजीर आजम का तहफ़्फ़ुज़ करना है,
यूसुफ रजा गिलानी का भी नाम ले दिया ख्वाजा आसिफ ने। यार मतलब इंसान थोड़ा सा महसूस ही कर लेता है। उस वक्त की इनकी तकरीरें निकालें कि यूसुफ रजा गिलानी घर जाओ, मियां साहब स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें करते थे, ये जंगल का कानून नहीं है, तुम नायल हो गए हो, और आप कह रहे हैं हमने उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि मामला अदालत में, अदालत ने अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। बाकी जो राना साहब ने बात की उसमें वजन है कि सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, थोड़ा सा ये दें, थोड़ा सा खान साहब पीछे हटें और फिर ही ये मसला हल होगा। ठीक हो, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंदर जो कुछ हो रहा है आखिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मजा ये फरमाइए सर, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज की कार्रवाई है वो भी हैरान कुन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो 3 तजावीज़ रखी गई थी वो उन्होंने फौरन मुस्तरद कर दी। फुल कोर्ट उनसे कहा गया, उन्होंने मुस्तरद कर दी। 7 सीनियर जजेस का आप बेंच बना दें, वो मुस्तरद कर दी गई। फिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब को उन्होंने कहा कि अलग कर दें इस बेंच से, और क्योंकि इनके खिलाफ 7 रेफरेंसेज है, ये भी मुस्तरद कर दी गई। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो आपने हुक्म इम्तना दिया हुआ है ये इसको भी खारिज कर दिया जाए, लेकिन ये भी मुस्तरद कर दी गई। तो एक मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लचक कोई नहीं है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रवैये उसके लचक कोई नहीं है। जब लचक नहीं है तो फिर मामलात कैसे चलेंगे आगे? देखिए, डिवाइडेड है ना चौधरी साहब। सुप्रीम कोर्ट बहुत वाज़े तौर पे तकसीम हो गई है और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस हैं, ये इस पूरी कंट्रोवर्सी में ये सब पोलिटिसाइज हो गए। बंदियाल साहब चले गए, फ़ाइज़ ईसा साहब आ गए, तो फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में भी एक ख़ास ओपिनियन एक हल्के का मुख्तलिफ है। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन आएंगे, उनके बारे में भी लोगों के ऑलरेडी। तो इस कंट्रोवर्सी में जो पिछले हमने चंद माह में देखी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जस्टिस बंदियाल कंट्रोवर्शियल नहीं हुए हैं, उसमें तमाम जजेस कंट्रोवर्शियल हो गए, और यही सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है। कोई एक के हक़ में है, कोई दूसरे के हक़ में, कोई एक के ख़िलाफ़ है, वो दूसरे के ख़िलाफ़ है। तो हमने मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल कर दिया, और इसीलिए इवन इमरान खान के लॉयर भी ये समझते थे, सलमान अकरम राजा, कि अगर फुल कोर्ट बना देते और अब भी बना दें तो बहुत से मसाइल, बहुत सी कंट्रोवर्सी कम से कम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से डाई डाउन हो जाएगी। अगर मेजॉरिटी अच्छा, आज वैसे चीफ जस्टिस ये कहा भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म होता है, तो वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि मेरा जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। चलें, वो कहते हैं तो अगर ऐसा है तो वो बैठा देना बेंच पूरा, क्यों आप जाके जजेस से मिल लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। और ठीक है, जाहिर है एक फैसला तो फैसला ही होता है, वो सबको मानना पड़ता है, उसकी बात नहीं है। लेकिन एक तासुर जो है, और पाकिस्तान में याद रखें तासुर जो है वो हकीकत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और एक तासुर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जजेस के बारे में बन चुका है, और लोग उनके फैसलों को उसी अंदाज में देखते हैं। जब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ये कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी, और ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उनके मतलब का फैसला हो, कोई इंसाफ नहीं चाहता। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ी फेमस रूलिंग है कि हमारा काम इंसाफ देना नहीं होता, हमारा काम कानून के मुताबिक फैसले करना होता है। उस मिसाल को ही सामने रखें और फिर असर्ट करें ना सुप्रीम कोर्ट। आज अगर पार्लियामेंट में लोग खड़े होके इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट असर्ट करे, अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए, कराए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे आमिर कह रहे थे, देखिए तैयब अर्दगान की बहन ने तो कहा था ना बनकर दिखाएं, उन्होंने डिलीवर किया था। आपने खुद ही बात की कि उनके साथ लोग खड़े हो गए, मियां साहब के साथ लोग, मियां साहब की ये नहीं कि मियां साहब की सपोर्ट नहीं थी, लेकिन जिस तरह लोगों को 12 अक्टूबर को निकलना चाहिए था नहीं निकले। जीटी रोड पे लोग निकले, और उसी वजह, और मियां नवाज शरीफ साहब इस बात पे खासे परेशान भी हुए कि वो लोग जो कहते थे कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, वो किधर चले गए। अच्छा मद साहब, आपने साथ ही रहने वली खान साहब को हमने शामिल किया प्रोग्राम में। एएनपी के सूबाई सदर भी हैं, और एएनपी कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रही है, लेकिन उसमें पीटीआई शरीक नहीं हो रही। ये अहमद साहब ये फरमाइएगा, सबसे मेन जो स्टेक होल्डर है वो पीटीआई है। अब अगर पीटीआई नहीं आ रही तो फिर इस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा होगा? चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मशकूर हूँ आपने मुझे मौका दिया और फिर बहुत बुनियादी सवाल आपने पूछा। मैं तो जी बिल्कुल उनको मेन स्टेक होल्डर नहीं समझता। पता नहीं क्यों कह रहे कि मेन स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो तो उनका अभी ना कोई असेंबली में कोई किरदार है, वो असेंबलियां छोड़ चुके हैं,
कहीं से मुस्तफी हो चुके हैं, कहीं से असम्बलियां तोड़ चुके हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में नॉन स्टेट एक्टर्स बन चुके हैं इस वक्त। लिहाजा उनको, हाँ बिल्कुल, हमने एपीसी बुलाया था और बुलाया है, और हमने उसकी वजह से तमाम पार्टियों को रुजू किया है, क्योंकि आपको पता है कि एपीसी उसी कहते हैं जिसमें तमाम पार्टियां मिल बैठे। आप देखें, एक पार्टी एपीसी में ही बैठना नहीं चाह रही, तो आप खुद समझ लें एपीसी में फिर जो बात होती है या फिर एक बात आगे बढ़ती है, वो तो फिर मजीद बात की बात है। लेकिन खान साहब, मसला ये है कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो पीटीआई इस वक्त, और इमरान खान साहब के साथ ही आप लोगों के मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं गवर्नमेंट के। अब अगर इमरान खान या पीटीआई शामिल नहीं है इस एपीसी में, तो फिर इसको पीडीएम की एपीसी कह लेना आप। मैं ये वजाहत कर दूं कि एक तो पहले तो अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं। ठीक, ये बहुत मैं वाज़ेह बात करता हूँ, और ये मेरे ख्याल में हम बहुत दफा कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि आप मेरे से ये तो पूछे कि हमने एपीसी बुलाया किस वजह से। हमने तो एपीसी इसलिए, फिर उसके बाद उसके आने और ना आने, हम तो मतलब वो नहीं आएगा तो हम ज्यादा खुल के अब बात करेंगे, क्योंकि हमने एपीसी बुलाया टेररिज्म पे, हमने एपीसी बुलाया जो हालात खराब है उस पे, हमने एपीसी बुलाया है जो हमारे सूबों में हम ना अब इलेक्शन किस माहौल में करेंगे या किस माहौल में हम माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम भी शामिल है आपका एजेंडा। लेकिन अब देखें, आप जिन पार्टीज को बुलवा रहे हैं वो सारी पार्टीज ये कहेंगी कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होने चाहिए, तो वो तो पहले ही कह रही है 8 अक्टूबर को होने चाहिए। हमारी तो एपीसी में इलेक्शन की बात है ही नहीं बाबा। इलेक्शन तो एक बात है, चल रहा है। दिस एपीसी इज कैटेगोरिकली फॉर एक्सट्रीमिज्म, एंड दिस एपीसी इज जो अभी आईनी एक फुकदान बना हुआ है, इस आईनी फुकदान से अब सब ने मिलके कैसे निकलना है। जो बातें सब सुन रहे हैं, तो ये इसमें इलेक्शन की बात, इलेक्शन तो मैं, लेकिन फिर असद कैसर साहब का जो एतराज है ना, वो ठीक है कि वो ये कह रहे हैं कि हम आपके एजेंडे से मुत्तफिक नहीं है और इसलिए हम आपके एपीसी में शरीक नहीं हो रहे। अगर एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कोई मुतफिक नहीं है, तो इसीलिए नहीं है कि वही लोग एक्सट्रीमिस्ट को लाके पाकिस्तान में रीसेटल कर चुके हैं। लिहाजा अब वो कैसे उनके खिलाफ हमारे साथ आके बैठेंगे। पीटीआई टीटीपी का विंग है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा इस पे हमारी बिल्कुल उनके साथ एक बात तय ही नहीं हो सकती। मैं हाई कोर्ट में रुजू किया है, मैंने पीटीआई के लीडरशिप समेत जनरल फैर इनके खिलाफ हाई कोर्ट में बीकॉन के खिलाफ केस किया है। ये हम जिस चीज से गुजर रहे हैं, इनके जिम्मेवार ही पीटीआई है, तो ये किस मुंह से आएंगे। और अगर ये फिर आपने इनवाइट क्यों किया इनको? मुंह पे होनी, अगर आप इनको जिम्मेदार समझते हैं तो फिर आपने इनको इनवाइट क्यों किया खान साहब? ताकि हम बैठ के ये बातें करें और इन बातों के नतीजे में एक बात निकले। सियासत तो कहते हैं इसे, सियासत में तो देखें आपने हर किसी को बैठा के, किसी ने गलती की होती है, किसी ने अच्छा किया होता है, लेकिन माहौल में आपने हर किसी को बैठा के फिर कोई चीज पे आपने बात आनी है या मुतफिक होना है। तो लिहाजा एपीसी तो देखें, एपीसी यहाँ पे तारीख में हजारों की तादाद में हुए होंगे और उसमें हर पार्टी हमेशा शरीक होती है। एपीसी भी किसी की जाति की उसके लिए मफाद के लिए नहीं होता, एपीसी कौम के मफाद के लिए होते हैं हमेशा, और उससे फिर पार्टियों को मुतफिक होना पड़ता है। खान साहब, आपसे आखिरी सवाल, ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई चल रही है, इसमें आप किसके साथ हैं? आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का साथ देना चाहिए जैसे पीटीआई दे रही है, या गवर्नमेंट? बिल्कुल वाजे, मैं मदर इन लॉ के साथ नहीं हूं, मैं लॉ के साथ हूं। अच्छा यानी आप पार्लियामेंट के साथ हैं बेसिकली? मैं जी लॉ के साथ हूं। तो पार्लियामेंट ही हुई ना सर, फिर अब तो एक ही हो सकता है। हमने तो जी कुर्बानियां दी है अल्हम्दुलिल्लाह, 100 साल से तारीख चल रही है, और हमने हर वक्त अपना सीना सर हाजिर किया है कि पार्लियामान बालादस्त हो। इंशाल्लाह हम इसी के लिए हमेशा लड़ते हैं। ठीक है खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राणा जी, ये फरमाइए सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है सर मामला, तो ये तो खतरनाक नहीं होता चला जा रहा? वैसे यही तो एक मसला है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। अगर वो ब्रदर जजेस को लेके बैठ जाएं, मुलाकात कर लें, हम तो नहीं कह रहे कि फुल कोर्ट पब्लिक कर लें, अंदर ही बैठ जाएं। ये वैसे चीफ जस्टिस के खाने पे 14 लोग आए थे, 14 जजेस आए थे। खाना और चीज है, मुलाकात का एजेंडा होना और चीज है कि जी इश्यूज क्या हैं। अब देखें, लोग कह रहे हैं, साहब नहीं गए उसमें, देखें चीफ जस्टिस जो आज रिमार्क्स दिए और स्टे दिया है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की बात है, लेकिन देखें जो आइन का शेड्यूल 55 है उसके शेक 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं कर सकती, पार्लियामेंट भी नहीं। तो वो पार्लियामेंट ने इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं
कि जी ये 3 जजेस बैठ जाएं कम से कम, सीनियर मोस्ट, और वो फैसले करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट किया है। मुझे नहीं समझ आती जनरल ज़ियाउल हक के 1980 के रूल्स के ऊपर सारे क्यों चिमट के बैठ गए हैं कि जी आइन लिखा हुआ है, फिर कानून लिखा है, फिर रूल बनाया है ज़ियाउल हक ने, वो सबको काबिल कबूल है। ये कौन सी जमहूरियत का काम है? अगर पार्लियामेंट बना रही है और वो रेगुलेट करके एक इख्तियार दे रही है, आज एक चीफ जस्टिस है, कल काजी फायज ईसा होंगे, उसके बाद उनके साथ सरदार तारिक हैं, तो फिर उनके साथ एजाजुल हसन भी होंगे, और क्या ये फैसले इस तरह हो सकते हैं? ऐसे नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, उन्होंने फायज ईसा साहब पे कहा इमरान खान का केस नहीं लेना, चूंकि इमरान खान ने उनके खिलाफ रेफरेंस किया, उन्होंने उसके फैमिली का पूछ लिया। अब जज के तो आप कपड़े उतार दें भरी कोर्ट में, और जज सवाल भी ना करे, और सवाल करे तो आप उससे ये हक भी ले लें कि वो कोई केस ना सुने, तो फिर ये बाकी जजेस के ऊपर भी तो आ रहा है ना क्वेश्चन। जब सारी अपोजिशन हुकूमत जो आज बैठी हुई है वो कह रही है, कुछ उधर कह रहे हैं, और आपने चीफ जस्टिस साहब ने खुद उसको 8 और 7 में तकसीम कर दिया। फिर चीफ जस्टिस की मर्जी के मुताबिक 2 जजेस ना मिलने पे वो 1996 के अल जिहाद ट्रस्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं फैसले की कि 30 दिन के अंदर अंदर वो 2 सीटें या 4 सीट जो भी रिटायरमेंट के बाद खाली होनी है वो 30 दिन में फिल होनी है। खुदा ना खास्ता हादसाती तौर पे कोई सीट खाली हो तो 90 दिन में होनी है, या महीनों गुजर गए। ये सबको इंप्लीमेंट करा रहे हैं, लेकिन ये अपने दायरे इख्तियार में इंप्लीमेंटेशन के लिए तैयार नहीं। ये क्वेश्चन है, ये चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए ठंडे दिल से, ताकि लोगों का एतमाद बने। हमारा है कि अदारे के अंदर भी इंसाफ कायम होना चाहिए, और वो नजर नहीं आ रहा। वैसे मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ये जो रजिस्ट्रार की तरफ से जो पार्लियामेंट की कार्रवाई उसका तहरीरी रिपोर्ट मांगी गई और उसके बाद जो जवाब दिया गया स्पीकर साहब की तरफ से, आप इसको मुनासिब समझते हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इलियास साहब ये फरमाइए सर, ये जो बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है, इधर से रजिस्ट्रार साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 दिन की कार्रवाई जो है वो मांग ली कि उसकी रिपोर्ट दें, फिर दूसरी तरफ से कहा गया कि एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए, फिर यह भी मुतालबा किया गया कि रजिस्ट्रार को तलब करना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। तो ये तो मेरा ख्याल है कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं इनमें से कोई। देखें, अदालत जब मांगती है ना कि कार्रवाई वो जानी चाहिए, ये कोई गलत मुतालबा नहीं है, वो इनकार नहीं करना चाहिए स्पीकर को। नहीं, वो उनकी डिमांड ठीक है कि आप हमें दे दें कार्रवाई के स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ, असेंबली में क्या तकरीरें हुई, यहां तक वो बात ठीक है। और मैं बिल्कुल समझता हूं कि रजिस्ट्रार को जाना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो पैसे खर्च कर रही है वो आपके और हमारे सबके लोगों के पैसे हैं। जिस तरह ये सबके ऊपर लागू करते हैं कि जी इस पे ये है, ये गलत काम हुआ है, तो ये काम अपने जो 12 साल से इन्होंने एम्बार्गो लगाया हुआ है कि हमारा रजिस्ट्रार नहीं जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो ये उस डोमेन में खिलाफ वर्जी है, वो रजिस्ट्रार को बुला रहे हैं। वैसे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गिरफ्तार करवा सकता है? वो सिविल सर्वेंट है ना जी, वो जज तो नहीं है। इशरत अली साहब कौन है? वो जज नहीं है। वो अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, देखे ना, आपने खर्च किए हैं, आप क्यों नहीं बताना चाहते? पब्लिक क्यों नहीं करना चाहते? आप सब के पूछते हैं कि जनाब आप पीएन भर्ती करते हैं तो इश्तिहार क्यों नहीं देते? आप जज भर्ती करते हैं, आप कोई नहीं बताते, आप अपनी चिट पे भर्ती कराते हैं, क्यों कराते हैं? ये जो अपना इख्तियार है ना स्वाब दीदी के, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, कैबिनेट करेगी, तो ये चीजें सब पे मुंतबिक होंगी। और ये हिसाबात पे तो मेरी बिल्कुल क्लियर है कि ये पैसे सरकार के हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से डोमेन में खर्च करते हैं, नहीं गड़बड़ हुई है नहीं, तो बताने की, छुपाने की क्या चेक तो करवाना चाहिए। ये देखे ना, ये सीक्रेट फंड नहीं है जिसको फलां बंदे ने देखना है, ये पब्लिक एक्सचेकर है जिसके पैसे गए, तो ये भी होने चाहिए। नहीं, ये और पब्लिक करें। आपने अगर डिस्क्रिशन गलत यूज किया है तो आप बताएंगे ना कि रजिस्ट्रार ने किया, किसी जज ने किया। आप बताएं कि क्या, मतलब मेरा एक बड़ा अच्छा सवाल, मैं अपने तौर पे खुद कह रहा हूं अपने अच्छे सवाल को, कि ये जो शादियां होती हैं बच्चों की और लाहौर में एक घर रखा हुआ है, वहां पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बेंच चले जाते हैं, ये अपने अपने जज। अब देखे ना, इन सब को हर चीज में क्रिस्टल होना चाहिए कि हम बेंच नहीं लगाएंगे, हम अपने खर्चे पे जाएंगे, अपने बच्चों की शादियों में, अपने ब्रदर जजेस की शादियों में। ये फैसिलिटेशन जो है ना, ये जब आप दूसरों के ऊपर पूछेंगे तो आपको भी सवाल का जवाब देना चाहिए मेरे ख्याल में। जब आपको सारे पैसे मिलते हैं, हर सरकार देती है कि भाई आप इंसाफ मुहैया करें, आपको फैसिलिटेट हम करेंगे, उसके बाद ये जाती है। काजी साहब, वैसे ये फरमाइएगा कि ये जो हर एक महकमे का जो अकाउंट्स हैं उसको चेक करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और सेक्रेटरीज होते हैं, जनरल्स होते हैं उसमें शामिल, और खड़े खड़े उनको फारिग कर दिया जाता है, उनका बड़ा हिसाब लिया जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिसाब नहीं होना चाहिए सर वैसे अकाउंट्स का? कोई भी इदारा हो जो सरकार के बुनियादी तौर पे पब्लिक मनी स्पेंड करता है, आम आवाम के पैसे स्पेंड करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और इदारा हो, सबका अकाउंट्स होने चाहिए। 12 साल से पाबंदी है वैसे। अब वही ना, तो ये 12 साल तक पब्लिक अकाउंट कमेटी क्यों सोई हुई थी? पहले तो मुझसे इनसे
ये पूछा जाए ना पार्लियामेंट वालों से कि तुम लोग उस वक्त बालादस्त नहीं थे, आपको उस वक्त क्यों सोई हुई थी 12 साल से? पहला तो यहाँ सिर्फ आज ही नहीं मांगेंगे, ये पहले भी बुलाते रहे और वो उन्होंने बकायदा ऑर्डर कर दिया कि नहीं जाना। ये इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से हमें याद है जब ये सब सिलसिला चल रहा था, पर इतना सख्त स्टांस क्यों नहीं लिया गया पहले? ठीक है, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, होना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें अदलिया के अंदर इख्तलाफात होंगे। कल मोजेज चीफ जस्टिस साहब ने लोगों को बुलाया एक डिनर के ऊपर, जजेस को, मोजेज जज साहिबान, 14 जज साहिबान वहां पे गए, सिर्फ एक मोजेज जज साहब नहीं गए। अच्छा, वैसे पार्लियामेंट ने जब तमाम जजेस को बुलाया तो काजी फायज ईसा साहब आए, बाकी कोई नहीं आया। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया तो बाकी सारे वहां आए, तो काजी साहब नहीं आए। तो अब इख्तलाफ कहां पे नजर आ रहा है? और वही कल ही काजी साहब का एक और लेटर भी सामने आ गया। काजी साहब का केस चीफ जस्टिस साहब ने चैम्बर में सुन के रख लिया है, तो उन्होंने एक इखलाकी पोजीशन लिया है कि नहीं, जब तक आप फैसला नहीं कर रहे तो मुझे इस तरह फिर जहां मेरा फैसला मौजूद है उनके मदू करने पे मैं ना जाऊं। नहीं, वो कोर्ट में बुलाते तो वो चले जाते, कोर्ट में बेंच पे बिठाए वो ना जाए तो फिर बात नहीं, मसला ये ना कि इधर एक जज साहब हैं जो सारे सब तमाम जज साहिबान से डिफरेंट नजर आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वो काजी फायज ईसा साहब हैं, अगले हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं। देखें अगर तकसीम है तो अगले चीफ जस्टिस साहब साइड पे भी तो चीफ जस्टिस साहब नजर आ रहे हैं ना। नहीं मसला नहीं, मैं अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये तो अगले 2-3 महीने के अंदर इन्होंने तो रिटायर हो जाना। अगले चीफ जस्टिस साहब मोहतरम काजी साहब भी हैं, लेकिन कल और भी जज साहिबान कह सकते थे ना कि हमने नहीं जाना, इसलिए कि ये वाले सियासतदानों को ये कहना है कि इन्होंने रिटायर नहीं होना। नहीं, वो तो सियासतदानों तो सियासतदान तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं। नहीं, सियासतदान तो यहाँ तक ही कहते रहे कि आपको वर्दी में 15 दफा इलेक्ट करवाएंगे। सियासतदानों की ख्वाहिशात पे तो चीजें नहीं होती ना, सियासतदानों की ख्वाहिशात पे तो नहीं होती, आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलती हैं। दूसरी बात ये है कि जो जज साहिबान है अगर किसी से कोई गिला शिकवा है उनके खिलाफ है कि जनाब उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यही काजी फायज ईसा साहब जो हैं, इमरान खान के केस सुनने के ऊपर तो इनको एतराज है, लेकिन जस्टिस तारिक मसूद को इन्होंने कहा था इनको अलहदा करें, ये मेरे खिलाफ केस ना सुने क्योंकि इनको फायदा हो सकता है, ये चीफ जस्टिस बन सकते हैं अगर मैं ना आया। तो ये देखें ना, तो अपना भी आप मेरा ख्याल है तारिक मसूद खुद अलग हो गए, इजाजुल हसन पे उन्होंने एतराज किया था। नहीं, उन्होंने अपने आप को एतराज खुद गए थे, उन पे एतराज नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने रिक्यूज किया था अपने आप को, एतराज किया था उस पे, उन्होंने रिक्यूज किया था। अगर वो चाहते तो बैठे रहते, इन्होंने रिक्यूज किया था। दूसरी बात है इनकी बेगम ने यहां तक खत लिख दिया कि इमरान खान को भी फारिग करो। देखिए टोटल सियासी नोयत की इनकी जो एक्टिविटी है मोहतरम काजी फायज ईसा साहब की, जो बेगम से याद आया कि आप फवाद चौधरी साहब ने एक कहा है कि हम कानूनी नोटिस भिजवा रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने एतराज किया है, जो खातून अव्वल थी, साबिक खातून अव्वल है इमरान खान साहब की एहलिया जो उन पे। अब दूसरी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब ने मुतालबा कर दिया है कि साकिब निसार साहब को उनको नोटिस दिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये मेरा ख्याल है अब ये सारे मामले अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में जाएंगे। मुझे ये याद कर लो, अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, देखिए जो भी कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी है वो जरूर करें। जहां तक ये ताल्लुक है कि जज एक तरफ आपको अदालतों में यकीन नहीं और फिर आप अदालतों में यकीन नहीं है, अदालतों में हुकूमत को यकीन नहीं है। इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब 7 जजीज हैं जिनमें इमरान खान साहब, अतर काज़मी साहब 8 जजीज के फैसले कौन कह रहा है? अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं नहीं, पर मैं अपनी बारी पे आप जरूर कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अदालतों पे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कह रहा है कि हम अदालती फैसले नहीं मांगते तो ये क्लियर है बात कि वो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों और किसी फरीक ने पाकिस्तान में ये नहीं कहा। एक छोटी सी बात, छोटी सी बात रहती है तो ब्रेक लगाएं, आपकी बात का जवाब देना है। रेफरेंस जिस तरह आपने अभी जिक्र किया था कि जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस, किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस हुकूमत ने भेजना है, क्यों नहीं भेज रही? भेजे रेफरेंस जज साहिबान। नहीं, ये भी फैक्चुअल गलत है, पहले मैं इसको दुरुस्त कर दूं। वो प्रेसिडेंट ने भेजा, नो वे, बिल्कुल ना, गलत बात है। आप चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा तरमीम के बाद रेफरेंस हर आदमी कंप्लेन रेफरेंस कर सकता है। वो एक आर्टिकल 209 में तरमीम आ गई है, लिहाजा आप वो ना कहें कि जी सदर भेजेगा तो हम सुनेंगे। नो वे, ये आइन ने जिस आइन को आप मानते हैं ना जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं उस आइन के अंदर आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस को नहीं पता आइन का, जी हमें ज्यादा पता है। देखिए ना फटाफट जज्बाती हो गए, आप बीच में बोल रहे हैं, अब आपको नहीं तकसीम हो रही। मेरी आधे घंटे से कमाल हो गया, आप इतना सा जज्बा पैदा करें। आधे घंटे से आप दोनों मुझे बोलने नहीं दे रहे और आप हमेशा ये कह रहे हैं छोटी सी बात करें। मुझे लगता है आपके अंदर ना शाद भट्टी साहब की रूह आ गई। लेकिन छोटी सी बात और, वो बहुत बड़ी रूह है, वो जो आपने कही कि चीफ जस्टिस साहब नहीं जाएंगे। आप मुझे बताएं ये सियासत यहां पे आसिफ सईद खोसा ने नहीं की। उसने जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का केस उठाया और जब वो खत्म हो गया और वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कोर्ट रिपोर्टरों को बुला के
कि मुझे इस बिल्डिंग ऐवान सदर की तरफ कि मुझे कहा गया था कि तुम्हें यहां बेचेंगे। किसने कहा था? इखलाकी तौर पे आसिफ सईद खोसा साहब बोले कि उन्होंने ये सौदा क्यों किया था, और जब सौदा नहीं मिला तो उन्होंने बाजवा साहब की एक्सटेंशन क्यों उठाई। ये है हमारी अदलिया। मसला ये है कि खोसा साहब बहुत समझदार आदमी हैं, चुप करके चले जाते हैं। खोसा साहब खामोशी में बैठे हुए हैं। मैं फैसले बोलते हैं भाई, आपका फैसला ये भी था, फिर उनको कहा यार ये तो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, आप लोगों ने नशर कर दी, चला दी। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा है कि मैंने क्यों नोटिस दिया। ब्रेक लेने दें मल साहब, आपके पास एक सवाल के जा रहा हूं कि ये जो नोटिसबाजी चल रही है, अब देखें अगर पीटीआई को इशू है तो वो इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके जाती है, अगर मियां नवाज साहब को इशू है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाती है, गवर्नमेंट को इशू है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्टेबल नहीं है सबके लिए तो अपने इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके जाते हैं? छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। मसा ये फरमाइए, अगर अदालतों पे यकीन नहीं है, सबको एतराज है, तो फिर सारे इश्यूज अदालतों में सेटल क्यों करना चाहते हैं? पहले तो अदालतों को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। देखिए ये क्या इंप्रेशन देने की कोशिश की गई थी, 14 एक डिनर देना। अब ये बात हो रही है जी 14 जजेस ने, चले अब डिनर हो गया ना, बुला लें फुल कोर्ट, 14 जजेस आपके साथ होंगे। अगर ये इंप्रेशन है, एक जज नहीं ईद के बाद हमेशा चीफ जस्टिस खाना देते हैं और जजेस जाते हैं उसमें, तो ये ईद का खाना था बेसिकली। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। यही हमारे यहाँ पार्लियामेंट से लेके हर जगह यही होता है कि डिनर अच्छा देना चाहिए। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज ये मसला नहीं है। असल चीज ये कि आप पर लोगों का, सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का एतमाद होना चाहिए। मेरे नज़दीक ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये फैसला यार फुला बेंच में लगवा दो, ये केस फुला बेंच में। जिस दिन जब ये इंप्रेशन बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये इंप्रेशन अगर लोगों में आ जाए, और ये हाई कोर्ट से लेके हर कोर्ट में नजर आता है मुझे कि जहां जाएं यार ये फलां ऐसा करें, इस बेंच में लगवा दें, ये जज होगा, ये जज ऐसा होगा, और इसकी एक तारीख है, उस पर छोड़ दें। जो परवेज लाई साहब की ऑडियो आपने सुनी ली होगी सर, वो आबुद जुबैरी साहब को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कहां किस जज के पास लगाना है। और अब मैं बड़ा हैरान हूं कि आबुद जुबैरी साहब का क्या काम है कि बेंच तश्कील करवाते रहे। नहीं, मैंने वो खैर मैं ऑडियो पे नहीं जाता। ऑडियो कौन कर रहा है, कौन लीक कर रहा है, ये एक अलग छोड़े। असल चीज क्या है, ये अभी अकाउंट्स की बात, बिल्कुल आमिर इलियास ने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए चौधरी निसार अली खान ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा था और बुलाया था, उनको बुलाया था, और फिर काफ़ी उन्होंने गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात की कि क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अकाउंट्स अपने दे रही, क्यों नहीं रजिस्ट्रार जाते, क्यों नहीं अकाउंट फॉर होते। मतलब आप पार्लियामेंट को कितना रिडिक्यूल करेंगे? पार्लियामेंट जो करती है वो उस पर हम सब तनकीद करते हैं, हमारे प्रोग्राम ही उन्हीं पर होते हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से ये बात नहीं कही जा सकती कि भाई आप पब्लिक अकाउंट, चाहे कोई भी इंटेंशन हो उसमें। लेकिन ये मैंने कहा ना कि ये सिर्फ नूर आलम की बात नहीं है, तो चौधरी निसार ने भी कहा था, चौधरी निसार ने भी लेटर लिखा था रजिस्ट्रार को। अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बात भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपसे प्रोसीडिंग मांगी है तो स्पीकर दें, क्योंकि ये स्पीकर ने ही शुरू किया था। उन्होंने पहले लेटर लिखे थे जजेस को, और सूरत हाल ये थी कि जब जवाब में खत आ गया, अब जाहिर है खत आ गया तो अब इसका जवाब जो मुसलसल चल रही है। और बल्कि राजा परवेज अशरफ साहब ये फरमाइए सर, ये जी 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 राजा परवेज साहब बात मुकम्मल कीजिए सर। उन्होंने, राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा मुझे चीफ जस्टिस समेत सारे जजेस के जवाब आए थे जब मैंने उनको इनवाइट किया था पार्लियामेंट में कि किस वजह से हम नहीं आ सके। तो ये नहीं है, एक अच्छी वो है, अगर उन्होंने आपसे मांगी आप प्रोसीडिंग्स दे दें उनको, आपने उनको लेटर लिखा है, उन्होंने इसके बदले में। लेकिन अकाउंट्स की अगर बात है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो मंगवा रही है आपसे, ऐसी क्या बात है? रजिस्ट्रार जाके, सही बात है, या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होनी नहीं चाहिए। अगर वो एक सिलेक्टेड काम करेगी तो फिर तो उस कमेटी का कोई फायदा ही नहीं है। अतर काजमी साहब ये फरमाइए सर, ये मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी हो जानी है। जिस तरह मामला चल रहे हैं और पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया है कि हमें अगर अपना प्राइम मिनिस्टर कुर्बान करना पड़ता तो कर देंगे, तो ये अच्छी रवायत है, गलत रवायत? नहीं, मुझे नहीं लगता। इन्होंने आइन वैसे ही जबा कर दिया, प्राइम मिनिस्टर की अब कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? जो हालत हुई हुई है इस वक्त मुल्क के अंदर, आइन बिल्कुल वाजे नहीं है कि कब इंतखाबात होने। हमने बहस तो बहुत आगे
आगे हम ले गए, लेकिन बुनियादी नुकता अभी तक वहीं पे है कि इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाए। और अब इनकी लेटेस्ट क्या तोजी है कि वफाक के अंदर अगर हम असेंबली तोड़ देते हैं तो निगरान तो बजट ही नहीं पेश कर सकते, तो यूगोस्लाविया के आइन के तहत KPK में और पंजाब में निगरान कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वफाक में नहीं कर सकते। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आइन तो इन्होंने जबा कर दिया, कुर्बानी दे दी है इन्होंने आइन की, कुर्बानी से पहले। अच्छा, वैसे आज चीफ जस्टिस से एक और बड़ी दिलचस्प बात थी, उन्होंने कहा कि सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर रही है। तो इसमें बहुत से सवाल उठते हैं कि सियासतदान कहाँ से आ गए। ये इशू सारा 63(1)(a) की तशरीह से स्टार्ट हुआ था, वो हुआ, फिर एक CCP और लाहौर का केस था, उसके अंदर अज़कुन नोटिस आ गया, फिर उसके बाद मुसलसल इस किस्म की कार्रवाई, फिर 9 जजों का बेंच, फिर वो 7 जजों का, फिर वो 5 जजों का। तो वो ये सियासी मामलात कैसे आ गए अदालत, उसने कैसे अदालत का माहौल आलूदा कर दिया? देखिए, जब एक हुकूमत बनी ही अदालत की मुदाखलत पे है, इसकी बुनियाद वहां पे पड़ी ना कि आपने कासिम सूरी की एक रूलिंग आई, सोमोटो एक्शन लिया। अगर वहीं पे पाकिस्तान बार कौंसल, सारे मोजिज आईनी दोस्त जिनका आइन के हवाले से, पार्लिमान की बालादस्ती के हवाले से एक वाज़े इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी वक्त ले लेते तो हो सकता है इस नहज पे ना पहुंचते। लेकिन मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि देखें, हमें उम्मीद किसी इदारे के बजाय आइन और अपने सियासतदानों से है, और यही लोग बेहतरी ला सकते हैं, चाहे नून लीग वाले हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, और यही जो है इन्होंने बेहतरी ला। वैसा वैसे कैजुअलिटी होती नहीं जाएगी प्राइम मिनिस्टर की? देखें, मुझे तो इस मुल्क की कैजुअलिटी चलती जा रही है और नजर आ रही है, क्योंकि अब शख्सियात जो है ना, उस पर आप किसी को नहीं कह सकते कि ये मुबर्रा है। फौज ने जो कुछ किया, अदलिया ने जो कुछ किया, हमेशा अदलिया सहूलत कर रही है फौज की, सियासतदान ने जो कुछ किया, और सियासतदान जो किया। देखें ना, सियासतदान जो मदर साहब कह रहे थे, वो हमेशा हमारे मशके सितम पे होते हैं, हम उनको खराब करते हैं, बात करते हैं, हम में से होते हैं। मतलब देखें ना, नहीं मतलब बाकियों का क्या है। फवाद चौधरी ने, मैं बार बार नाम लेता हूं कि उसने कहा फौज और अदलिया सियासी जमात है। ठीक, किसी ने नोटिस लिया? मरियम नवाज का फौरन ले लिया कि जी ये हो गया, फला हो गया। ये हर तरह से हर सियासतदान हर वक्त करता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आप नहीं बैठ के करेंगे, फिर आप अपनी ये नहीं कह सकते कि जी मेरा इख्तियार और मैं इस्तेमाल करूंगा। सही बात। गुफ्तगू अपनी फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।